गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के अपने मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ये अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा, लेकिन अभी अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते। द मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया इज डिजाइन टू मूव फ्रॉम वॉलंटरी निगोशिएशन टू कंपल्सरी एडजुडिकेशन। मतलब जो मैकेनिज्म था फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, वो पहले बना, मतलब अभी उसका चेंज करा गया वॉलंटरी निगोशिएशन से कंपल्सरी एडजुडिकेशन। मतलब पहले वो डिपेंड करता था कि आपको निगोशिएट करना है कि नहीं, लेकिन अभी इस पे कंपल्सरी एडजुडिकेशन आ गया। मतलब अभी अवार्ड या डिसीजन पास करना पड़ेगा। देन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 provides a structured hierarchy to ensure that disputes don't escalate into strikes or lockouts that could paralyze the economy। मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसने एक स्ट्रक्चर्ड हियरार्ची प्रोवाइड करी अपने को, जिससे ये इंश्योर रहता है कि डिस्प्यूट इतना ना बढ़े ताकि उसका कन्वर्जन स्ट्राइक और लॉकआउट में हो जाए। देन दिस विल इम्पैक्ट इकोनॉमी ऑल्सो। हियर इज द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ दिस मशीनरी। सो इंटरनल सेटलमेंट, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिफोर इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, द लॉ इनकरेजेस इंटरनल डायलॉग विद इन द फैक्ट्री और ऑफिस। मतलब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने से पहले लॉ खुद ही इनकरेज करता है कि आपस में आप सेटलमेंट हो सकता है क्या ऑफिस के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर, तो वो ट्राई करो। तो उसके लिए लॉ के अंदर वर्क्स कमेटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अंदर ये दिया गया है कि इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विथ 100 और मोर वर्कमैन द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वर्क्स कमेटी। मतलब अगर किसी भी फैक्ट्री जहाँ पे 100 या 100 से अधिक वर्कमैन काम कर रहे हो, तो उसके मालिक को ये क्या बोलते कंपल्शन है कि उसको उधर वर्क कमेटी बनानी पड़ेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मतलब सेम रिप्रेजेंटेटिव्स होना वर्कर के भी और एम्प्लॉयर के भी। पर्पस टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस। मतलब उनका एक ही पर्पज़ है कि प्रमोट करो मेजर्स जिससे सिक्योर कर पाए एंड प्रिजर्व कर पाए गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। स्कोप, दे हैंडल डे टू डे ग्रीवेंसेस। मतलब छोटे छोटे जो इश्यूज निर्माण होते फैक्ट्री के अंदर वो ये हैंडल करते, जैसे कैंटीन से रिलेटेड हो गया, लाइटिंग का प्रॉब्लम, सेफ्टी से रिलेटेड। बट जनरली डू नॉट हैंडल पॉलिसी मैटर्स लाइक वेज हाइक्स। मतलब ये मैटर्स ये लोग हैंडल नहीं करते। तो एक मशीनरी देख ली अपन ने वर्क्स कमेटी, जो कि सेक्शन 3 के अंदर है। देन आती ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, सेक्शन 9C। Every establishment with 20 or more workmen must have one or more grievance redressal committee to resolve dispute arising out of individual grievances। मतलब सभी फैक्ट्रीज जिधर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन हो, उसने एक या एक से ज़्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाना। जो भी इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, मतलब वर्कमैन वर्कमैन के बीच जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको वो सॉल्व करके दे। Then conciliation, the mediatory phase. If internal talks fail, the government intervenes as a neutral mediator। मतलब जब इंटरनल बातचीत के जो अपन ने मैकेनिज्म देखे, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल और एक वर्क्स कमेटी का चिल्लर चल्लर मैटर्स में देखता, और अगर कुछ थोड़ा उससे ज़्यादा हो तो उस जगह पे मतलब सिंपल रखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। मतलब जिधर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर है उधर वर्क कमेटी बनाना कंपलसरी है। बट हर फैक्ट्री जिधर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो तो उनके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी होना ज़रूरी है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जहाँ होंगी उधर वर्क्स कमेटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्री छोटी रहती, तो इसीलिए उधर सिर्फ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रहती। मशीनरी ये सिर्फ सेक्शन 9C अप्लाई होता। लेकिन जो फैक्ट्री 100 से अधिक वर्कर्स वाली है उधर ये दोनों भी रहती, लेकिन उधर दोनों में से कोई एक भी हुई तो चलता, क्योंकि सेम ही काम करते दोनों, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व करते। द कंसिलिएशन मीडिएटरी फेस, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी से भी कुछ ना हो पाया तो फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती और एक न्यूट्रल मीडिएटर अपॉइंट करती। सो कंसिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 4, अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक एरिया और इंडस्ट्रीज। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब
जैसा मैंने पहले भी बोला कि कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल, दोनों में से कोई भी रह सकती, फॉर स्पेसिफिक एरिया और इंडस्ट्री के लिए किसी को अपॉइंट करती। दे डू नॉट गिव जजमेंट, दे हेल्प पार्टीज रीच सेटलमेंट। वो जजमेंट नहीं देते, वो बस पार्टीज को मदद करते, कंसिलिएट करते ताकि वो एक सेटलमेंट पे पहुंचे। इफ़ अ सेटलमेंट इज रीच इट इज़ बाइंडिंग, मतलब एक बार सेटलमेंट रीच हो गया तो रिटर्न राइटिंग में लिख के वो बाइंडिंग हो जाता दोनों पे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पे। बट अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया, द ऑफिसर सेंड्स अ फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। फिर वो जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता वो फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट बनाता, वो भी राइटिंग में रहती और वो गवर्नमेंट को भेजता। देन आता बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर, सॉरी, Board of Conciliation Section 5. This is an ad hoc body consisting of a chairman and 2 4 members representing the parties. It is rarely used today as a conciliation officers are more common. मतलब पहले ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन भी था जिसमें एक एड हॉक, मतलब एकदम कोई पर्टिकुलर मैटर अर्जेंटली सॉल्व करना है तो उस वक्त बनाई जाती थी। इसमें चेयरमैन रहता था एंड 2 या 4 मेंबर्स रहते थे जो पार्टीज को रिप्रेजेंट करते थे। अभी इसका कोई नीड नहीं है क्योंकि अभी कंसिलिएशन ऑफिसर्स आ गए तो वही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कम हो गया अभी। देन वॉलंटरी आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A, बिफोर अ डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू कोर्ट द पार्टीज कैन म्यूचुअली एग्री टू रेफर टू द मैटर टू आर्बिट्रेटर। मतलब कोर्ट में जाने से पहले वो आर्बिट्रेशन को भी मतलब एग्री हो सकते, म्यूचुअली एग्री हो सकते। देन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना। आर्बिट्रेटर्स डिसीजन कॉल्ड एन अवार्ड इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। एक बार आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया तो उसको लीगली बाइंड हो जाता, वो दोनों पार्टीज पे, उसको अवार्ड बोला जाता। दिस इज वॉलंटरी बिकॉज बोथ साइड मस्ट एग्री टू गो टू दिस रूट। एक जन बोल रहा कि आर्बिट्रेशन में जाना है और दूसरा बोल रहा कोर्ट में जाना है, तब आर्बिट्रेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब दोनों पार्टी बोले कि हाँ चलो ठीक है आर्बिट्रेटर के पास जाते, तो फिर वो ये हो जाता, मतलब तभी आर्बिट्रेशन वो अप्लाई कर सकता उनका, या फिर वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल सकती। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअली एग्री होना बोथ पार्टीज। Adjudication, the judicial phase. When all else fails, the government refers the dispute to specialized labor court. This is compulsory, meaning the parties must attend and abide by the result. So, Labor Codes Section 7. Handle dispute listed in the second schedule of Industrial Dispute Act. Example, legality of an order passed by an employer, discharge, dismissal of workman, legality of strike. मतलब सेक्शन 7 के तहत लेबर कोड से डायरेक्टली फिर एडजुडिकेशन का काम करते हैं, जो भी सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। जैसे वो अपन ने एग्जांपल देख लिए, ये डिस्चार्ज, डिसमिसल का और लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक का। देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A के तहत हैंडल मैटर्स इन द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। सो लेबर कोड सेकंड के सिर्फ, और ये सेकंड एंड थर्ड, लाइक वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिट्रेचमेंट। देन नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B, appointed by central government for the disputes that involve question of national importance or affect industrial establishment in more than one state। मतलब बहुत ही बड़ा इशू होता तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल्स में चलेगा। शेड्यूल सेकंड से रिलेटेड हो तो लेबर कोर्ट्स, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी चल सकता, लेकिन सेकंड एंड थर्ड से, थर्ड शेड्यूल से भी रिलेटेड हो तो देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। एंड कुछ ऐसा इशू हो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, या फिर एक इशू बट बहुत सारे स्टेट की फैक्ट्रीज में चल रहा, तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा। सो देन आता है इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6। द गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट the fact of dispute. It doesn't solve the dispute but provides the report that helps the government decide whether to refer the matter to tribunal. मतलब सेक्शन 6 के तहत गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करती जिसमें कुछ मेंबर्स रहते, वो डिस्प्यूट के एक्चुअल फैक्ट क्या है वो जानते और उसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करते। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करता कि भाई इसको ट्रिब्यूनल में भेजना है कि नहीं। सो समरी, रिजोल्यूशन फ्लो। सबसे पहले आती स्टेज 1, वर्क्स कमिटी, नेचर, प्रिवेंटेटिव एंड रिकमेंडेशन करती सिर्फ। देन आता कंसिलिएशन ऑफिसर, उसका मीडिएटरी रोल रहता है, वो सेटलमेंट और ये FOC, मतलब अपन ने देखा ना अभी किधर गया, हाँ, फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट सेंड करता बस वो गवर्नमेंट को। देन स्टेज 3 आर्बिट्रेशन, वो कंसेंट दोनों का होना, मतलब म्यूचुअल कंसेंट होना, कंसेंशुअल, बाइंडिंग अवार्ड, जो भी अवार्ड पास होगा वो दोनों पे बाइंडिंग हो जाएगा। स्टेज 4 लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, वो जुडिशियल नेचर के रहते और उनका भी अवार्ड बाइंडिंग रहता।
modern shift under Industrial Relation Code 2020. The new code streamlines this by reducing the multiple layers of tribunal into single industrial tribunal with two members, one judicial, one administrative. मतलब मल्टीपल लेयर जो थी ट्रिब्यूनल्स की अभी उसको एक ही सिंगल ट्रिब्यूनल में कन्वर्ट कर दिया और उसमें दो ही मेंबर रखे, सिर्फ एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, allowing direct application to tribunal in certain cases like individual dismissal if conciliation fails within 45 days. सो ये नए कोड के अंदर आया है.